हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर दिल्ली से। बड़ौदा के रण में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बड़ौदा के रण में कैसे उतरना है, किस तैयारी के साथ उतरना है, बीजेपी के अंदर ये सरगर्मियां चल रही है। इस बीच सीएम ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट ने सीएम से मुलाकात की। दर्जन भर यहाँ पर खिलाड़ी जो थे, बड़े नाम, सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। बैठक में कई बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने योगेश्वर दत्त की पैरवी की। योगेश्वर दत्त के नाम पर एक सुर में खिलाड़ियों ने कहा कि योगेश्वर दत्त को टिकट मिलना चाहिए। मुलाकात के बाद बोले सीएम मनोहर लाल की खिलाड़ियों की इच्छा, योगेश्वर को मिले टिकट। आलाकमान को भेजे गए पैनल में योगेश्वर का नाम। पहुंचा रहे हैं। सीएम ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे बस औपचारिकता भर रह गई है। बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त के नाम को लेकर अनाउंस करना, चूंकि खिलाड़ियों को बुलाना, खिलाड़ियों के फौज के साथ मुलाकात करना और उसके बाद आश्वस्त जिस तरह से योगेश्वर दत्त अपने नाम को लेकर दिख रहे थे कि हाँ, मेरा नाम बीजेपी जरूर सामने रखेगी। तमाम वो खिलाड़ी जो सीएम से मुलाकात करने पहुंचे, जिन्होंने योगेश्वर दत्त के नाम पर रायशुमारी की और एक सहमति से उनका नाम लिया, वो भी बेहद आश्वस्त नजर आए सीएम से मुलाकात के बाद कि योगेश्वर दत्त का नाम ही बीजेपी फाइनल करेगी। आलाकमान को भेजे गए पैनल में आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त का नाम शामिल है, लेकिन 4 नाम भेजे गए हैं आलाकमान को। आज जिस तरह से बुलाया गया योगेश्वर दत्त और तमाम खिलाड़ियों को, वो ये दर्शाता है, क्योंकि कल ही नाम भेज दिए गए थे, तो जो 4 नाम फाइनल हुए थे वो कल ही आलाकमान के पास गए थे। और आज सीएम ने खिलाड़ियों से जिस तरह से मुलाकात की है, बुलाया, उनसे पूछा योगेश्वर दत्त के नाम को लेकर, जिस तरह से बातचीत की, जो सलाह मशवरा हुआ, और उसके बाद योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, तमाम जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे इस बैठक के बाद, बहुत आश्वस्त दिख रहे थे कि योगेश्वर दत्त का नाम आएगा और उनको टिकट मिलना भी चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस था खिलाड़ियों के चेहरे पर, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के खेमे ने अपना नाम फाइनल कर लिया है। और कहीं ना कहीं सीएम मनोहर लाल भी चाह रहे हैं कि योगेश्वर दत्त को ऐसे टिकट मिल जाए। खिलाड़ियों को बुलाना और ये दिखा देना शायद एक विपक्ष को ये जवाब भी होगा कि योगेश्वर दत्त बेशक से पिछली बार नहीं जीत पाए थे, लेकिन रनर अप रहे और इस बार किसी नए चेहरे को चुनावी समर में उतारे, उससे अच्छा है कि योगेश्वर दत्त पर ही दाव खेले बीजेपी। और तमाम जो दूसरे खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया था, रायशुमारी तो है ही है। एक कोशिश बीजेपी की तरफ से यह भी हो सकती है कि खिलाड़ी कार्ड क्यों ना खेल दिया जाए और खिलाड़ी अगर उतर जाएंगे योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार प्रसार करने में, तो जो वोट हासिल नहीं हो पाए थे बीजेपी को पिछली दफा, जो योगेश्वर दत्त को, वो वोट योगेश्वर दत्त के नाम पर बटोर पाएगी बीजेपी। एक ये चीज भी देखा गया है कि रूलिंग पार्टी उपचुनाव जीत जाती है, तो ऐसे में अगर ये सीट निकाल लेती है बीजेपी, जेजेपी की जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पर, अगर ये सीट निकाल लेती है तो ये एक सुनहरा अवसर, एक मौका, और ये बहुत अच्छी बात होगी। वाहवाही वाली बात बीजेपी के लिए यहाँ पर हो सकती है, जेजेपी के लिए भी, क्योंकि मिलकर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अगर ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई तो कांग्रेस खो सकती है, क्योंकि खोने का जो एक मौका है, या आप कहेंगे कि अगर जो खोने वाली बात है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए है, इसलिए नाक का सवाल है कांग्रेस की तरफ से कि यहां से वो कैसे इस सीट को निकाल ले। कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के गढ़ में सेंध ना लगे, इसके लिए भरपूर तैयारी जो है वो कांग्रेस के खेमे में भी नजर आ रहा है। नाम फाइनल वहां पे भी कर लिए गए हैं, लेकिन पत्ते नहीं खोल रही है कांग्रेस। वो इसलिए कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोल दे, क्योंकि कांग्रेस मौका चूकना नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके किले को ढहा कर बीजेपी वहां पर कमल खिला ले। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पा जरूर सकती है बीजेपी। ऐसा अगर माहौल वहां पर बना, योगेश्वर दत्त का नाम अगर बीजेपी ने सामने रखा और उनके पक्ष में वोट पड़े, तो फ्लोटिंग वोटर्स का भी एक अपना यहाँ पर महत्व होता है, कह सकते हैं। चूंकि श्री कृष्ण हुड्डा के जाने के बाद से अगर कांग्रेस ने जीता हुड्डा का नाम रखा, या जिस चेहरे को कांग्रेस की तरफ से सामने रखा गया, उनके नाम पर उतना ही वोट गए जितना श्री कृष्ण हुड्डा ने 3 दफा लगातार लिया और हैट्रिक बनाई, उन्होंने जीत की वहां पर। अगर गए तो कांग्रेस की तो वाहवाही हो जाएगी, यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अगर नहीं गए, कुछ वोट फ्लोट हो गए दूसरे चेहरे के नाम पर, तो वो बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन यहाँ चुनावी समर में होने वाला है। तो खिलाड़ियों ने इस बीच में जो सीएम के साथ मुलाकात की है, और वो भी सीएम के आह्वान पर, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर बीजेपी अपना मन बना रही है।
चलिए, बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से मुकेश मंडल लाइव जुड़े हैं, सुनील जिंदल गोहाना से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव जुड़े हैं, और बड़ौदा से संजय राठौर सीधे जुड़ रहे हैं। एक एक करके सभी के पास होंगी। मुकेश, शुरुआत आपसे। बीजेपी अब से कितनी देर में अपने पत्ते खोल देगी? योगेश्वर दत्त का नाम लगभग फाइनल है क्या? देखिए, बिल्कुल लगभग बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं। बीजेपी का आला हाईकमान ने लगभग जो नाम है उसको तय कर लिया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है जो लिस्ट जारी होगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उस लिस्ट पर आखिरी मोहर लगाएगी और हो सकता है आखिरी मोहर भी लग गई हो। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि जो आज खिलाड़ी हमसे मिलने आए हैं, जो बातचीत हम खिलाड़ियों के बीच में कर रहे हैं, योगेश्वर दत्त के समर्थन में आए हैं, तो इन चीजों की वीडियोग्राफी भी की जा रही है, फोटोग्राफी भी की जा रही है। ये तमाम चीज बीजेपी के आला हाईकमान यानी जेपी नड्डा के पास भेजी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब मैं इस बैठक में आया तो मैंने जेपी नड्डा से, जो अध्यक्ष है हमारे, उनसे मैंने कहा था कि मुझसे मिलने कुछ हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं योगेश्वर दत्त के समर्थन में। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं तो रहूंगा नहीं घर पे, कहीं मैं जा रहा हूं, लेकिन आप इसकी फोटो क्लिप, वीडियो क्लिप जो भी हो आप मेरे को उपलब्ध करवाएं। उसके आधार पर हम देखेंगे जो कौन कौन है, क्या उनका रुख रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री की ओर से जेपी नड्डा है उनको भेज दी गई है। अब कुछ ही 1-2 घंटे का इंतजार कर सकते हैं अनामिका, उसके बाद जाके पत्ते खुल जाएंगे। हालांकि अब देखिए, सुबह 10 बजे से लेके जो 12 बजे तक का जो माहौल था वो खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा भवन में भरा हुआ था। लेकिन अभी भी योगेश्वर दत्त अभी भी हरियाणा भवन में ही मौजूद हैं। योगेश्वर दत्त हरियाणा भवन में मौजूद हैं। उनके जो तमाम खिलाड़ी थे हालांकि वो चले गए, लेकिन योगेश्वर दत्त भी हरियाणा भवन में अभी मौजूद हैं। वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो दिल्ली से यदि जाएंगे तो टिकट लेकर ही बड़ौदा जाएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो खिलाड़ी जो यहाँ पे आए थे योगेश्वर दत्त के समर्थन में, वो कितना जो मेहनत रंग लाई है खिलाड़ियों की। हालांकि एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं खिलाड़ियों का, एंड टाइम पे दाव पेच उन्होंने खेला। और तमाम जो खिलाड़ी, आप तमाम दिग्गज की बात करें, हम गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, हम तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे द्रोणाचार्य अवार्डी हो गए, साक्षी मलिक की बात करें, अर्जुन अवार्डी हो गए, अखिल कुमार जो बॉक्सर हैं उनकी बात करें, तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं प्रदेश में, वो तमाम खिलाड़ी यहाँ पे आए थे। उन्होंने एक सुर में कहा यदि योगेश्वर दत्त को टिकट मिलती है तो हम तमाम खिलाड़ी जाएंगे चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रचार करेंगे योगेश्वर के लिए, बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा जो एक मौका दिया था योगेश्वर दत्त को आपने, दूसरा मौका भी चाहते हैं कि योगेश्वर को आप दें, ताकि इस बार वो जीतकर हम दिखा दें कि खिलाड़ी खेल के मैदान में ही नहीं दुश्मनों को चित करती है, बल्कि राजनीति के मैदान में भी जो विरोधी पार्टी है उनको पटकनी दे सके। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ तौर पर कहा कि ये तमाम चीजें जो आला हाईकमान है उसके नॉलेज में डालता हूँ। आखिरी फैसला जेपी नड्डा को लेना है, जो केंद्रीय चुनाव समिति है उनको लेना है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो नाम है, जो बीजेपी के पास जो 4 नाम गए थे उनमें से एक नाम पे आखिरी मोहर लग गई है। किसी भी वक्त वो लिस्ट जारी हो सकती है, किसी भी वक्त वो लिस्ट में जो कैंडिडेट है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उसका नाम सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा अनामिका, क्योंकि आपने देखा कल शाम को भूपेंद्र मल्लिक भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए, लेकिन आज सुबह तमाम खिलाड़ियों का जो जत्था है वो हरियाणा भवन पहुंचा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जेपी दलाल जो चुनाव प्रभारी हैं बड़ौदा उपचुनाव के, वो मौजूद थे। संजय भाटिया सांसद भी हैं करनाल से और महामंत्री है बीजेपी के, वो मौजूद थे। इसके अलावा हम बात करें रमेश कौशिक बीजेपी के सांसद सोनीपत से, वो मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज बीजेपी के थे, चुनाव समिति के मेंबर भी हैं तमाम लोग बैठक में थे। इन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि चुनाव टिकट मिलता है तो आप मेहनत करेंगे। तो उन्होंने सब में एक सुर में कहा कि हम तमाम खिलाड़ी जितने यहाँ इकट्ठे हैं, इससे ज्यादा खिलाड़ी नहीं आ पाए क्योंकि समय कम था, ये तमाम खिलाड़ी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि जब योगेश्वर दत्त से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री का आश्वासन मुझे मिला है, मुझे लगता है मुझे टिकट मिलेगी। मैंने दूसरा सवाल उनसे ये भी किया था कि क्या यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने टिकट की दावेदारी को लेकर कि उनको टिकट मिलने जा रहा है। और वही नहीं, जितने खिलाड़ी वहां भारत माता की जय के बाहर नारे लगा रहे थे बैठक के बाद, हालांकि बैठक में वो सारे ही खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन बाहर जो आए थे वो सभी आश्वस्त थे योगेश्वर दत्त के नाम को लेकर। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। औपचारिक ऐलान अभी बीजेपी की तरफ से हुआ नहीं है और शायद यही इंतजार संजय राठौर कांग्रेस भी कर रही है। अगर योगेश्वर दत्त का नाम बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में आगे रख दिया, बड़ौदा के उपचुनाव के रण में आगे रख दिया, तो कांग्रेस के पास काट क्या है? संजय, संजय राठौर, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए इनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। सुनील जिंदल के पास चलते हैं। सुनील, अगर योगेश्वर दत्त पर अपना मन बना लेती है बीजेपी, जो कि पुरजोर संभावनाएं यही दिख रही है कि योगेश्वर दत्त का नाम वो सामने रख सकती है, तो कांग्रेस के पास काट क्या है? कौन सा चेहरा कांग्रेस सामने रखना चाहेगी ताकि पंजा की जो पकड़ है वो कमजोर ना पड़े बड़ौदा में? सुनील जिंदल। हम दोबारा से जाएंगे संजय और सुनील के पास। मुकेश, कांग्रेस के पास क्या चारा बचता है फिर? क्योंकि जैसे हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपने पत्ते खोल दे, योगेश्वर पर नाम फाइनल करती है या भूपेंद्र मलिक पर खेलना चाहेगी दाव बीजेपी, जिस तरह से आपको और हमें इंतजार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इंतजार है। कांग्रेस नहीं चाहती यहाँ पर कि ये गढ़ को खो जाए वो। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि जिस तरह से उनका लगातार वहां से विधायक बने, श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बने थे, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि इस बार भी जो कांग्रेस की मजबूत है, वो जो पकड़ है वो किसी भी तरह से ना छूटे, यानी उनका जो कैंडिडेट हो वो वहां से जीत कर आए। लेकिन चुनौती ये भी है अनामिका कि बीजेपी और जेजेपी इस बार दोनों पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आपने पिछला चुनाव देखा, जो भूपेंद्र मलिक है उन्होंने भी अच्छा खासा वोट बैंक इकट्ठा किया। इसके अलावा हम बात करें योगेश्वर दत्त का, उनका भी वोट बैंक ठीक था। हालांकि वहां से श्री कृष्ण हुड्डा जीत कर जरूर आए थे, लेकिन इस बार की जो रणनीति है, इस बार की जो तमाम चीजें हैं वो कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गठबंधन से कौन सा उम्मीदवार होता है, क्योंकि बीजेपी का भी फायदा उनको मिलेगा, जेजेपी का भी फायदा मिलेगा, तो दोनों पार्टियों का फायदा उनको जरूर मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कैंडिडेट कौन सा होता है। कांग्रेस चाहेगी कि किसी भी तरह से जो उसका किला है वो किसी तरह से ढह ना पाए और जो उनका रिकॉर्ड है उसको कायम रख सके। लेकिन वही दूसरी और बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार कांग्रेस को वहां से हराकर बीजेपी एक नया इतिहास रचे बड़ौदा में, क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जाट बाहुबली वहां पे क्षेत्र है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो बड़ौदा की सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस लगातार उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस बार में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है अनामिका की गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो कांग्रेस के लिए है। हालांकि बीजेपी के लिए न घाटे का सौदा न फायदे का, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह से वहां से बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो जीत कर आए। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी किसी तरह से उनका रिकॉर्ड है जीत का उसको बरकरार रखे। अब देखने वाली बात ये होगी, तैयारियां चल रही है, कांग्रेस को आप कितना तैयार देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए ये सीट है, बीजेपी गेंद में रहेगी अगर जीत जाती है तो। हालांकि अभी पत्ते दोनों ने नहीं खोले, लेकिन चुनावी रण में तो दोनों मजबूत है। उसके दाव पर लगी है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर ये सीट हारती है तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहाँ से झेलना पड़ेगा। लेकिन बात करें तो कांग्रेस के आला कमान कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर स्वस्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो है सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा या एक बार ही गोहाना में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार यहाँ पर बीजेपी के सभी नेता जो है पिछले एक महीने से बड़ौदा हल्के में कैंपेन चलाए हुए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से जो है कांग्रेस पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। और ऊपर से अब ये सामने नजर आ रही है कि बात जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ डॉक्टर कपूर नरवाल को जो है टिकट दे सकती है, कुछ ही देर में इसकी घोषणा भी हो सकती है। अगर कपूर नरवाल को यहाँ से टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को दोबारा जीतने में हो सकता है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी इस सीट को दोबारा जीतने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में और जेजेपी का इस समय जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, उसमें भी लगातार जो है हलचलें तेज हैं। योगेश्वर दत्त की चर्चाएं अब चल रही हैं। देर रात जेजेपी के जो प्रत्याशी पिछली बार रहे थे भूपेंद्र मलिक, उसकी चर्चाएं गर्म थी। देखिए अभी मुख्यमंत्री से खिलाड़ी मिले हैं और जेजेपी का सपोर्ट, उसका योगेश्वर का सपोर्ट किया है। उन्होंने योगेश्वर टिकट देने की मांग कहीं ना कहीं की है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन खिलाड़ियों को दिया है कि हो सकता है टिकट योगेश्वर दत्त को ही दी जाए। लेकिन ये जो है आला कमान फैसला करेगा कि योगेश्वर को टिकट मिलती है या भूपेंद्र मलिक को टिकट मिलती है या किसी और को, क्योंकि देखिए जो पैनल बनाया गया है उसमें 4 नाम कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन अगर बात करें तो गोहाना की यहाँ जो बड़ौदा के निवास है और एक ये होता है कि खिलाड़ियों का जाकर मिलना और खिलाड़ियों को बुलाया जाना, ये दो अलग अलग बातें हो जाती है। सीएम ने जब खुद बुलाया और उसके बाद एक लंबी बातचीत के बाद सीएम का बयान भी आता है कि योगेश्वर के नाम को लेकर एक सहमति इन खिलाड़ियों के साथ बनी है। दूसरा खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि हम उतरेंगे बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार में। खैर मैं संजय आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस के लिहाज से मैं बात रखना चाहूंगी यहाँ पे, जो
अक्सर देखा गया है कि जो उपचुनाव होते हैं वो रूलिंग पार्टी जीत लेती है, वो सीट रूलिंग पार्टी बहुत आसानी से निकाल लेती है। क्या बड़ौदा विधानसभा सीट इतना आसान होगा रूलिंग पार्टी के लिए इस दफा, या कांग्रेस की पकड़ आप ग्राउंड पर ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? संजय राठौर। चलिए ये सवाल मुकेश आपसे ले लेती हूँ, आप जवाब दे दे। संजय से संपर्क नहीं बन पा रहा। क्या कांग्रेस का पंजा आपको इतना मजबूत नजर आ रहा है बड़ौदा में कि वो इस मिथ को तोड़ सके कि रूलिंग पार्टी उपचुनाव को जीत लेती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो बड़ौदा की उपचुनाव में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि हमेशा से ही आपने देखा जो भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव खास करके बात करें, जिन उपचुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें देखा आपने रणदीप सुरजेवाला खुद मैदान में थे लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी कोशिश होती है कि उपचुनाव में आवाज मिलते ही हाथ जरूर रेस लेकिन बड़ौदा की जो बड़ौदा का समीकरण कुछ अलग। हाँ, बोलते रहिए मुकेश, बोलिए। देखिए, बड़ौदा में समीकरण कुछ अलग नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस की कोशिश है कि उनकी सीट किसी भी तरह से कोई और पार्टी वहां से जीत कर ना जाए। हालांकि इनेलो को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका भी एक वोट बैंक है वहां पे, और वो भी वहां पे प्रचार प्रसार कर रहा है। अभय चौटाला ने तमाम गांवों का भी दौरा कर लिया। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, तो चुनौती इस बार कांग्रेस के लिए ये है कि क्या गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन का कैंडिडेट होगा, तो क्या उनके कैंडिडेट मतलब दो पार्टियों पे अकेला भारी पड़ेंगे? पहले एक अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट आते थे, बीजेपी का अलग, जेजेपी का अलग, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन बनता नजर आ रहा है अनामिका, क्योंकि दोनों पार्टी के लिए चुनौती है, बीजेपी जेजेपी के लिए चुनौती है। जब गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए चुनौती है कि किसी भी तरह से उनका विधायक वहां से चुनकर आए। वही कांग्रेस के पास डबल चुनौती इसलिए भी है क्योंकि पहली उनको जो उनका किला है वो बचाना है, दूसरी बार उनके सामने दो पार्टियां एक साथ गठबंधन के साथ आती है और चुनाव लड़ते हैं। और दोनों पार्टियों का, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, कि वोट बैंक अलग अलग है। वोट बैंक एक जेजेपी के पास भी है तो एक बीजेपी के पास है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो जो मार्जिन है जीतने का वो आंकड़ा शायद छू पाए। लेकिन सवाल यही है कि कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट के आधार पे भी दोनों ही पार्टियों का, बीजेपी जेजेपी का यहाँ अपना अपना वोट बैंक है, और जब दोनों का समावेश हो जाएगा, जब दोनों एक साथ चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं, तो ये फायदा रूलिंग पार्टी को मिलेगी। और कहीं ना कहीं लोग ये भी देखते हैं मुकेश की जो पार्टी सत्ता में है, अगर हम उसी पार्टी के नेता को चुन लेंगे अपना विधायक, तो हमारे इलाके के काम हो जाएंगे। तो क्या ये फायदा बीजेपी को मिलेगा? एक ये चीज, इसी पर मैं आपसे सवाल ले रही थी। संजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आवाज मिल रही है तो हाथ उठाइए आप। संजय, आवाज मिल रही है? ठीक है संजय, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस के पास एक कांग्रेस ही वो पार्टी है यहाँ पर जिसके पास खोने के लिए है कि वो ये सीट हो सकता है कि खो दे अगर बीजेपी ने यहाँ पर बहुत ही करिश्माई जीत हासिल कर ली तो। लेकिन अगर योगेश्वर दत्त का नाम सामने रखा जाता है तो कांग्रेस किन को आगे रख सकती है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं वापस आ रही हूँ इस सवाल के साथ। मुकेश मंडल, आपके पास, कांग्रेस के पास कौन से वो चेहरे अगर योगेश्वर का नाम रख देती है बीजेपी आगे तो? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले कांग्रेस की बात करें, पहले कांग्रेस ये देख रही है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन, भूपेंद्र मलिक को टिकट मिलती है, योगेश्वर दत्त को टिकट मिलती है, या जो दूसरे कैंडिडेट उनको टिकट मिलती है। लेकिन अब कांग्रेस देख रही है, उसी के आधार पर वो फैसला लेंगे। हालांकि जीता हुडा को भी हम साइड नहीं कर सकते, नरवाल को हम साइड नहीं कर सकते, तमाम दिग्गज है वहाँ पे, जिनके लिस्ट में, कांग्रेस की लिस्ट में भी नाम है। 25 ऐसे नाम थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भी बात विचार किया। अपने आला हाईकमान को भी उन्होंने भी सब कुछ सौंप रखा है, चिट्ठी सौंप रखी है, एक लिस्ट सौंप रखी है जिसमें कैंडिडेट है, उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है, उनमें सारे कैंडिडेटों का बायोडाटा है। लेकिन अभी भी जल्दीबाजी होगी कुछ कहना, क्योंकि किसी का भी अब सबसे पहले बात देखने वाली दोनों पार्टी ये देख रही है कि सबसे पहले कैंडिडेट कौन पत्ते खोलते हैं अपने। कांग्रेस पार्टी पहले ये देख रही है कि बीजेपी पत्ते खोले, बीजेपी ये देख रही है कि पहले कांग्रेस पत्ते खोले। उसी के आधार पे देखिए, ये सीधा सा है, यदि बीजेपी जाट कैंडिडेट को उतारती है तो कांग्रेस की कोशिश रहेगी जाट नॉन जाट के लिए, बिल्कुल जाट के लिए। तो नॉन जाट और जाट, और यही वो वजह है कि हम आज पत्ते खोलने जा रहे हैं, हम आज नाम अनाउंस करने जा रहे हैं, और किसी के पास 4 नाम है तो किसी के पास 2 या 3 नाम है।
सुनील जिंदल, कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो बीजेपी के पत्ते खोलने के बाद कांग्रेस की तरफ से अनाउंस किए जा सकते हैं? गीता हुड्डा का नाम सुनील मुकेश मंडल ने लिया था। गीता हुड्डा पर अगर दाव खेलती है कांग्रेस यहां पर सीट को बचाए रखने के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ वोट फ्लोट हो जाए? बेशक से श्री कृष्ण हुड्डा ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन अगर गीता हुड्डा को कांग्रेस आगे करती है तो क्या कुछ वोट फ्लोट हो सकते हैं और वो फ्लोटिंग वोटर्स बीजेपी या जेजेपी के खेमे में जा सकते हैं? सुनील जी, सवाल पहुंचा आप तक? अनामिका, एक बार अपना सवाल दोहराएं। सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से अगर गीता हुड्डा का नाम आगे रखा जाता है, अगर मैं लगा रही हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर गीता हुड्डा का नाम आगे रखा जाता है तो क्या कुछ वोट फ्लोट हो सकते हैं या वो श्री कृष्ण हुड्डा के वोट को संभालने में, बचाने में कामयाब होंगे? देखिए अनामिका, पिछले चुनाव की बात करें तो लगातार पिछले चुनाव में भी जो है कहीं ना कहीं भारी उम्मीदवार का मुद्दा हावी रहा था और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं कृष्ण हुड्डा जो है चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अभी भी अगर बात करें तो जो लोकल लीडर हैं वो बाहरी उम्मीदवार का लगातार प्रचार करते आ रहे हैं, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि अब की बार जो है बड़ौदा हल्के का उम्मीदवार जो है उनको मिले। बड़ौदा की जनता भी चाहती है कि बड़ौदा हल्के का उम्मीदवार मिले। कहीं ना कहीं कांग्रेस को गीता हुड्डा से नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर टिकट मिलती है तो, क्योंकि देखिए लगातार वो बाहरी मुद्दा यहाँ की जनता भी और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो इस बाहरी को लेके जो है मुद्दा बनाते हैं और प्रचार करते हैं। तो हो सकता है जो पिछली बार जो कांग्रेस अपनी सीट यहाँ से बचाने में कामयाब हुई तो अब की बार ना हो सके, क्योंकि देखिए अब की बार गठबंधन है दोनों पार्टियों का, बीजेपी और जेजेपी का। पिछली बार जो है कहीं ना कहीं टफ मुकाबला, तिकोनिया मुकाबला यहाँ से रहा था और मैच जो है 4000 वोटों से जो है योगेश्वर दत्त की हार हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो जेजेपी भी यहाँ से अच्छे खासे वोट बटारने में कामयाब हुई थी। अभी 2-3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री गोहाना पहुंचे थे तो उन्होंने खुद ये संकेत दिए थे कि अब जो गठबंधन है उनका वो 1-11 बनकर जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, इस सीट को जीतने में कामयाब होंगे। पहली बार जो है बड़ौदा हल्के में कमल खिलने का काम करेंगे और वो विकास जो बड़ौदा हल्के में मुख्य जो आपकी बार हो रहे हैं, ये गठबंधन 1-11 बन पाते, क्या डबल इंजन की सरकार यहाँ पर कितनी करामत कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कोशिशें पुरजोर हो रही हैं। संजय, एक बार फिर मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ, जानना चाहूंगे, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं आप हमें बड़ौदा से, आप लगातार आवाम के बीच में मौजूद हैं, बड़ौदा का क्या मन बना है, बड़ौदा का मूड किस तरह से पढ़ा है आपने, हमें भी बता दीजिए। बिल्कुल आर्मी मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके की हरियाणा न्यूज की टीम तमाम 54 गांवों के अंदर जाके लोगों का मूड जानने की कोशिश करी और साथ ही साथ कितना विकास कार्य सरकार में हुआ है, जो इनके विधायक रहे उन्होंने किया, तो साफ तौर पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि 3 योजना से लगातार कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो यहाँ से जीत के निकला है और साथ ही इस पर जो गठजोड़ की सरकार है उनका एक कैंडिडेट सामने आता है। तो साफ तौर पर जब तक कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं होता उससे पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से पैनल में 4 नाम दिए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से 2 से 3 नाम पैनल में डाले गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस यही वेट करेगी जिस तरीके से एक बार बीजेपी अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करे, उसके तुरंत बाद कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट का जो उम्मीदवार होंगे उसका नाम अनाउंस करें, क्योंकि कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, उससे पहले अपने जो कैंडिडेट है उनको डिक्लेयर करें। जिस तरीके आज सुबह हम योगेश्वर दत्त की बात करें, तमाम दिग्गज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनके साथ मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक की गई है कि किसके नाम पे मोहर लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल भूपेंद्र मलिक मुख्यमंत्री से मिले, तो इसमें साफ तौर पे ये है कि बीजेपी और जो जेजेपी के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं उनमें आपसी सहमति बनना जरूरी। जिस तरीके से गठजोड़ की सरकार और साथ ही साथ एक ही कैंडिडेट वो मैदान में उतार रहे हैं और सिर्फ लोगो बीजेपी का होगा, इसी तरह कांग्रेस यहाँ से मजबूत नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्राउंड पे हम कार्य कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज की टीम हर गाँव जाके हर एक व्यक्ति से अच्छे से बात कर रही है, तो उसमें साफ तौर पर अभी तक की हम बात करें, एक एडवांटेज कांग्रेस के पास ये है कि जो अभी भी विनिंग कैंडिडेट था वो कांग्रेस पार्टी से था। 3 योजना से लगातार कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वहां यहाँ जीत के जा रहा था, तो एक बार फिर कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ती नजर आई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर सारी निगाहें टिकी हुई है। पूरा कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नाक की लड़ाई अगर कहे, साख की लड़ाई अगर कहे तो वो इस सीट पर कांग्रेस के लिए ही है। एक बार फिर हम यहाँ पर दोहरा दें, कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझ रही है कि उसके पास ये केवल पाने का ही अवसर है और बहुत सुनहरा मौका है सीट को अपने
हाथ में ले जाने के लिए, अपने हक में ले जाने के लिए। तो साख की लड़ाई केवल कांग्रेस के लिए। ऐसे ही आप सब नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए वक्त वक्त पर लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ौदा के रण पर आगे भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।